वेलकम फ्रेंड्स, एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं प्रोफेसर सीपी वसी सर्वप्रथम मेरे परम श्रद्धे मित्र प्रोफेसर मान सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, लगभग पिछले 24 घंटों से मैं देख रहा हूं देश में इनोवेशन पे चर्चा हो रही है। हर कोई शिक्षक जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, इनोवेशन शब्द मैं समझता हूं हॉट डिस्कशन पिछले 24 घंटों से हो रहा है और कारण कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। हम सब मीडिया के संपर्क में हैं। एक निराशा का वातावरण कल लगभग देश के हर वैज्ञानिक में और देश के हर सच्चे शिक्षक में निराशा का वातावरण घनघोर काली घटा कर गया था, क्योंकि हमारे देश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह एआई समिट, वर्ल्ड समिट, मैं समझता हूं जो विश्व की चौथी समिट है, इससे पहले 3 ही हुई। जब चाइना और साउथ कोरिया का उन्होंने एआई रोबोटिक लेके अपना क्लेम पेश किया और उसके बाद आपने क्लिप देखी होंगी मैनेजमेंट की, वो टीचर्स कहूं या क्या शब्द यूज करूं, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। संयोग था, निराशा मुझे भी थी। मैंने एक वीडियो भी कल अपलोड किया था अपने चैनल पे। प्रोफेसर मान सिंह जी का फोन आया तो मुझे लगा कि इस दिल को तसल्ली मिल सकती है तो किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा की जाए जो शायद मन को एक बार फिर निराशा से आशा की तरफ ले जाए। प्रोफेसर मान सिंह जी बहुत बड़े रसायन शास्त्री हैं। मैंने उनसे विनती की, हम शब्द में कह गया, मैं ज्यादातर आजकल गुजरात से बाहर हिमाचल में रहता हूं, संयोग से पिछले कुछ दिनों से गुजरात में। आदरणीय मान सिंह साहब से मैंने पूछा कि आप गांधीनगर हैं या दिल्ली हैं? इनका उत्तर आया गांधीनगर। मैंने कहा क्यों ना कल आप मेरा आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें और मुझे अपने ज्ञान से लाभान्वित करें, जो मैं आगे अपने वीडियो के माध्यम से बढ़ा सकूं। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोफेसर मान सिंह जी। प्रोफेसर मान सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा, 1980 में एक बहुत ही साधारण परिवार से एमएससी मेरठ यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रख्यात प्रोफेसर एच.सी. गौड़ सर के अंडर पीएचडी की थी और 87 से देशबंधु कॉलेज में आप पढ़ा रहे थे ये कह दूं। बीच में 2 बार आप वारसा यूनिवर्सिटी और क्वेटा यूनिवर्सिटी जापान विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए थे। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में आकर आपने गुजरात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया है। मैं सिंह साहब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही करना चाहूंगा कि जब आप दिल्ली में थे, दिल्ली इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, तो यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का विचार कैसे आपको मस्तिष्क में आया? यस सर, थैंक यू सर। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में एस्टैब्लिश की थी मर्ज गोयल साहब ने और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो अभी बात ये थी कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को हमें ज़्यादा तक कंट्री के कोने तक ले जाना है, तो एक ऐसा प्रोविज़न आया था कि हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जी। तो उसके अंदर 16 यूनिवर्सिटी केम इन एग्जिस्टेंस इन 2009 और 16 यूनिवर्सिटीज। 12 universities were freshly established, लेकिन 4 universities were there which were already existing as a state university but upgraded to the central status. So that time very creative, very innovative and very kind of a very strong academicians were appointed the vice chancellors, and they were looking for people who could assist the foundational kind of a establishment of the university. And the vice chancellor sir, who was the Professor R.K. Kale of Central University of Gujarat, he talked to me that we have together established this central university. Rather he insisted me कि आप आइए, हम एक अच्छा स्टैंडर्ड so that जो जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले थी वही स्टैंडर्ड हर स्टेट में एक हो जाए। तो
ये मुझे एक अपील हुई कि भाई ठीक है, हम जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी एकेडमिकली हमने लर्न किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और भी चीज़ें जो लर्न की हैं, तो हम एस्टैब्लिश करते हैं जिससे नेशन बिल्डिंग में इसका एक वहाँ जाने का एक कॉपरेशन। बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने प्रोफेसर मानसिंह सर। मैं ये कहूंगा, आपने कहा 2009 में 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और आज की तारीख पे 57 है, यदि मैं सही हूं। एक देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ। और कल मैं जब रिसर्च के बारे में बात कर रहा था, मैंने यही कहा था कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो लगभग स्टेट फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, मैं समझता हूं 420 या 30 के आसपास होंगी, उनकी रिसर्च पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 548 है, मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं, उन पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। क्या कारण है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड को इतना मेंटेन किया हुआ है। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वहां पर क्या है कि एक तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बहुत मेरिट बेस्ड है, और वहां पर लोग हर स्टेट्स के आते हैं, हर स्टेट से स्टूडेंट्स भी हर स्टेट से आते हैं, फैकल्टीज भी हर स्टेट से आती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो क्रीम है हर स्टेट की, जो सेलेक्ट, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन है एज ए फैकल्टी, और पहले वाइस चांसलर भी बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइस चांसलर जिनका विजन था, जिनका फार साइटेडनेस थी कि एस्टैब्लिश करना है। तो अभी लगता यह है कि एक तो वहां पर फंडिंग भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो आप बता रहे हैं, तो वहां पर जो भी हमारा रिसर्च के लिए इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज हैं या बेसिक और चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे केमिकल्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, लेबोरेटरी क्या है, और एक स्ट्रिक्टनेस है कि क्लास में आपको जाके पढ़ाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि पर्सन ये सोच पाए कि क्लास में नहीं जा पाएगा। वंडरफुल। हाँ, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स भी आपके पीछे ये लेके आएंगे, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत है, इंस्पिरेशंस भी बहुत है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और मेरिट भी बहुत है, और ऐसा एक ट्यूनिंग है, ऑटोमेटिकली नेचुरल ट्यूनिंग, कि आपकी एक वाइब्स जनरेट हो जाती हैं जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो। वहां का जो एक एम्बियंस है, वहां का जो एक नेचुरल एनवायरमेंट है, वो इंस्पायरिंग है, हर फैकल्टी को कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, हर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। लाइब्रेरी को देख लीजिए, वहां जाएंगे तब डिस्कशन इतने होते हैं आपस में कोई भी इशू को लेकर के, तो वो सब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और सेंटर ऑफ मोटिवेशन बन जाता है। प्रोफेसर मानसिंह जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है, और मैं इसका विटनेस हूं। कई बार मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात जाने का अवसर मिला, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी गया हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब मैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया हूं, यहां तो आपके साथ था, एक विचित्र पॉजिटिव वाइब्स मुझे महसूस हुई थी। आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, एनएमआर मेरे ख्याल से 500 मेगाहर्ट्ज से, यदि मेमोरी सही है, और भी कई इंस्ट्रूमेंट हैं। जब आपका टेम्परेरी कैंपस था, आई थिंक सेक्टर 16, यस सर, सेक्टर 16 में कई बार आया, सेक्टर 30, सेक्टर 30 गांधीनगर, सेक्टर आए हुए 5-6 साल हो गए, तो सेक्टर 30 और सेक्टर 29 जी। और 3 साल मुझे ऐसे भी मिले थे जब आपने मुझे अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज में इनवाइट ही रखा था। जी। तो मुझे लगा था 8-8 घंटे वह बोर्ड ऑफ स्टडीज में सिलेबस पे हम लोग चर्चा करते थे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन व्यक्ति को मिल जाता है। अब मैं आपके रिसर्च बैकग्राउंड पे आऊंगा। मैं ये भी बता दूं अपने मित्रों को, आपने लगभग 232 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश किए हैं। लगभग आपने 46 पीएचडी और 48 एमफिल गाइड्स किए हैं। 10 आपके पेटेंट हैं। अनेक लंबा आपका रिसर्च एरिया है। लेकिन जो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके लिए आज मानसिंह जी पूरे विश्व में विख्यात हैं, और वो क्रेडिट मानसिंह जी को जाता है, तो बोरोसिल को इसके पेटेंट करने का क्रेडिट जाता है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है मानसिंह सर्विस मीटर। बोलते हुए प्राउड फील होता है, मानसिंह सर्विस मीटर, जिससे आप सर्विस टेंशन, विस्कोसिटी, ना जाने कितनी चीजें आप मेजर कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि ये सर्विस मीटर का विचार आपके दिमाग में कैसे आया, और किस ईयर में आया, और किस ईयर में आपने इसका पेटेंट करवाया, प्लीज बताएं। देखिए,
जो आइडिया आने का सवाल है, तो जब हम डेडिकेटेडली डिवोटेडली अपने मिशन में एंगेज होते हैं तो हमारा माइंड हमेशा एक नोबल स्टेट में या क्रिएटिव स्टेट में और ऐसे स्टेट में होता है कि हम क्या नया करें। और एक ऐसा लगता है जैसे हम देखते हैं कि लाइट मैटर इंटरेक्शन है, ऐसे हमारा माइंड और क्रिएटिविटी का इंटरेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। हर वक्त कुछ ना कुछ हम सोचते हैं माइंड में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के माइंड में आता है, लेकिन जो डिस्टिंग्विश करती है वो ये करती है कि आइडिया जो भी आ रहा है, जैसे ये आइडिया हमारे दिमाग में ऐसा आया कि एक हम पेप्टाइड्स का जो एमिनो जो प्रोटीन्स होती हैं, एक डाइपेप्टाइड्स का हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर ट्राइपेप्टाइड पे जाना था, तो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो हमें लगा कि अनफोल्ड प्रोटीन कितनी हुई है, क्योंकि जैसे ही प्रोटीन अनफोल्ड होती है तो उसका सरफेस एरिया जा करके और वाटर के साथ एडहेरेंस बढ़ जाती है। तो हमने सोचा कि एडहेरेंस तो बढ़ गई, लेकिन जो टेस्टिविटी थी उस स्टेटस का क्या हुआ, वो मेजरमेंट ही नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया कि कैसे हो सकता है सिमुल्टेनियसली, और हम ये जानते हैं कि बहुत चलते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन अब हुआ और रिडक्शन 2 घंटे बाद होगा, सिमुल्टेनियस है। तो जब प्रोटीन अनफोल्ड करती है तो एडहेरेंस और उसका कोहेसिव फोर्स का रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोहेसिव फोर्स इनटू द एडहेसिव फोर्स, क्योंकि वाटर को उसको अट्रैक्ट करना है, वो सिमुल्टेनियसली है। तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि 2 घंटे बाद नाप लें। तो ऐसा हमारे दिमाग में लगा कि करें तो करें क्या। तो अभी थोड़ा सा, जैसे इसोडोट्रोप एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने एक नाप के भाई ड्रॉप पेंडेंट ड्रॉप नाप के छोड़ दिया, अंदर की साइंस में नहीं गए। तो बाद में हम क्रिटिकली एनालिसिस करते करते हमने सोचा कि ठीक है, अलग डिवाइसेस तो है लेकिन वो फेल्ड है, क्योंकि एक बार सैंपल आपको विस्कोमीटर में लेना पड़ेगा, दूसरी बार सैंपल आपको स्टाइगोमीटर में लेना पड़ेगा या टेंशोमीटर में लेना पड़ेगा, और बाय दैट टाइम दुनिया भर की रिएक्शन हो जाएंगी। तो हमें एक्चुअल स्टेट ऑफ अनफोल्डिंग की जो थी वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर हमने ये सोचा, बहुत दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, बहुत ही ज्यादा कोशिश की, तब हमने सोचा कि कोहेसिविटी यहां पर जो ये इसका सीपीयू बोलते हैं, कंट्रोल प्रेशर यूनिट, हमने सोचा कि इस ये जो सैंपल एक ही है, प्रोटीन यहां पर है, तो एक बार हम इसको यहां पर सैंपल को लेके, बीच में मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। कि ये जो आप इसको रख सकते हैं सर। सर 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 ये जो पेप्टाइड्स पे आप काम कर रहे थे, दैट वाज एमएससी प्रैक्टिकल और इट वाज पीएचडी स्टूडेंट, पीएचडी में आपने जो डिफिकल्टी फेस की कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को कैसे मेजर, उसने सर्विस मीटर को जन्म दिया। जी जी। फ्रेंड्स, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यदि आपका दिमाग सृजनशील है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, विजनरी है, तब आपको कोई फेक एआई दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। आप सही रिसर्च, इनोवेशन, ये जो मैं आपके सामने ये बैठे हुए हैं, जिन्होंने इनोवेशन करके अपनी समस्या, आप पेप्टाइड्स पे काम कर रहे थे, डाइट्राइपेप्टाइड्स पे रिसर्च में, एक सर्विस मीटर बोरोसिल से कोई पेटेंट करवाना आसान नहीं है सर। जी। बोरोसिल से पेटेंट करवा के आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। अब फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में पेटेंट सर भारत सरकार ने किया है, लेकिन इसका पेटेंट सिंगापुर गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, ये जो पेटेंट है सर्विस मीटर का, इट्स पेटेंट इज ग्रांटेड बाय सिंगापुर गवर्नमेंट। क्यों? हाँ, और ऐसा था कि सर थोड़ा सा मेरिट बेस्ड है जी। हाँ, तो वहां पर एक एक चीज, मेरिट जो सिंगापुर का पेटेंट ऑफिस है, हाँ, तो एक एक चीज की नोबलिटी और मेरिट, क्योंकि पेटेंट नंबर 1 की नोबलिटी होना चाहिए, पेटेंटेबिलिटी जो है होना चाहिए, नोबल्टी होना चाहिए, न्यू स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल होना चाहिए। तो वो एक एक चीज को, क्योंकि सिंगापुर में आप देखते हैं जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पर, और वो हर चीज को, छोटे से छोटे आइडिया को वो फोकस करते हैं। और तो मैंने सोचा कि चूंकि आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, आज की तारीख में थोड़ा टाइम के साथ जल्दी भी होना चाहिए, तो वो टाइम के साथ भी जल्दी करते हैं और पूरी की मेरिट आपका एलाबोरेट करते हैं, चेकिंग, जितना भी जो पेटेंट का एक लिटरेचर सर्वे होता है उसको भी क्विकली करते हैं। तो कई रीजन की वजह से और उसकी बहुत जबरदस्त नोबेलिटी और रेपुटेशन भी है।
जो सिंगापुर गवर्नमेंट का जो पेटेंट हाउस है, पेटेंट ऑफिस है, वो जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है उसकी, तो इसलिए हमने वहां पर इसका करवाया। अब मैं थोड़ा बोरोसिल ने इसको कॉमर्शलाइज किया है। हाँ सर, ऑडियंस को लाइट कर दूं यदि आपकी परमिशन हो सर। 2 सेंटेंस बोल के। सर दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को तो आग लगी है घर के ही चिराग से। आपने फिर कल वाली रुक मेरी जो नस थी दुखती रग उस पर हाथ डाल दिया। एआई का महासम्मेलन मैंने कल 5 दिवसीय दीपोत्सव नाम दिया था दिवाली की तरह। जी जी जी। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन होगा शायद। जी 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 जी। सर कल मुझे सुनने में आया है चाइना ने यदि एआई के फील्ड में 70% पेटेंट करवाए हैं फाइल, तो इंडिया ने 3% से कम करवाए। चाइना हैज फाइल्ड द पेटेंट इन द फील्ड ऑफ एआई मोर देन 70%, इंडिया लेस देन 3%। एनीवे हम आगे चलते हैं जी। एक बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है जी जी जी। और आपके जैसा जो तगड़ा आदमी है वही इसका उत्तर दे सकता है। 2009 में आप सेक्टर 30 में गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए थे। जी 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 जी। और 2025 में आप सेवानिवृत्त हो गए। जी। जो 2009 में स्थिति थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, 2025 में आप उसको बेहतर पाते हैं या डिग्रेडेशन कहीं महसूस होता है? मैं माफी के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी। जी 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 जी। नहीं, मैं आपके वीडियो देखता हूं, आप खुद बोलते हो टीचर होने के नाते सच्चाई बताना हमारी ड्यूटी है। ये मैंने आपके बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत मैं रेगुलरली देखता हूं। देखिए बात यह है कि जो 2009 में एक एनवायरनमेंट था, एक इंस्पिरेशंस थी टॉप से बॉटम तक, स्टूडेंट्स भी उसी मोटिवेशन में थे। वो आते थे कि हमें एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो अच्छी परफॉर्मेंस करके अच्छा लर्न करना, जिस भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में थे, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे लाइफ साइंस में हो, केमिकल साइंस है यहाँ पर, लाइफ साइंस में हो, केमिकल साइंस में हो या नैनो साइंस में हो, तो सब एक मोटो और मिशन लेके आते थे कि हमें एजुकेशन गेन करनी है, हमें डेप्थ बॉटम लाइन को टच करना है, और जिसके बेस पर पे हम या तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने बेस्ट चॉइस के हिसाब से डिसिप्लिन में चले जाए। तो उनका पर्पज और मोटो था कि हमें लर्निंग करनी है, और जो अथॉरिटीज थी और जो वहां पर फैकल्टीज थी, सब उनको कैटर, उनके इंटरेस्ट को सर्व करते थे कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। जैसे अभी आपने सिलेबस का बोला, सिलेबस भी इसी तरह से फ्रेम किया जाता था। 10 घंटे आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग चलती थी। आप जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में रह चुके हैं और आपने खुद देखा है, इतनी माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइज होती है कि हम स्टूडेंट्स के हर इंटरेस्ट को सर्व कर पाए। कोई स्टूडेंट इंडस्ट्री में जा रहा है तो कुछ हम ऐसे कंटेंट भी रखेंगे जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो। कुछ स्टूडेंट्स नेट का क्वेश्चन पेपर करना, एंट्रेंस कर रहा है, हम ऐसे को रखेंगे जो उसमें नेट ओरिएंटेड हो। कुछ ऐसे होंगे जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो हमने ऐसा भी रखा कि उनको ऐसा मोटिवेशन, ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी गाइडलाइंस मिले कि उनको अपना एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करने में सुविधा हो। तो एक जो कंटेंट्स हैं बोर्ड ऑफ स्टडी में टॉप क्लास साइंटिस्ट रखे जाते थे पहले। तो कुल मिला के अभी ये है, मैं यदि क्रिटिकली मैं भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, और लेंस किसी को छुपाता नहीं है, तो एक लेंस व्यू में हम देखना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मोटिवेशन, उस वक्त लर्निंग एप्टीट्यूड, लर्निंग ईगरनेस, और फैकल्टीज और वाइस चांसलर्स की ये इंटरेस्ट कि हमें स्टूडेंट को अच्छे सिटीजन बनाना है, अच्छे नागरिक बना के, अच्छी एजुकेशन देके इनको जो है देश के लिए खड़ा करना है, क्योंकि यही देश के कर्णधार हैं, इनको ही कल को देश चलाना है। ऐसा कोई व्यू, पार्टीजन व्यू नहीं था, कोई सेकंड फिलॉसफी नहीं थी, क्योंकि जब हम एजुकेशन में आते हैं, एजुकेशन ही हमारा धर्म होता है, एजुकेशन हमारी ड्यूटी होती है, एजुकेशन ही हमारा 24 घंटे की फिलॉसफी होती है, विजन होता है, लर्निंग होता है। हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज कैसे जरूरत पड़ गई कि इंसान एजुकेशन में रहते हुए सेकंड थॉट करता है? ये अनडिजायर्ड है, अनवांटेड है, जिसकी वजह से हमारा बहुत डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। जी, मैं समझता हूं जो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात का एक चित्रण किया है, वही चित्रण पूरे देश में दिखाई दे रहा है। एक शिक्षक होने के नाते अब सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षा पर चिंतन करना ही मेरा एक जिंदगी का धर्म बन गया है। आपने बहुत अच्छा शब्द काम में लिया था, हमारा स्वधर्म है शिक्षा। हम शिक्षा के बारे में सोचेंगे, शिक्षा को आगे प्रसारित करेंगे,
तभी हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। जी जी जी। अब मैं एक प्रश्न पूछ लूं, जी वो आपका निजी हो सकता है। जी 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 65 वर्ष आपने पूरे कर लिए, जी। परमात्मा आपको दीर्घायु करेगा, जी 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 शतायु से ऊपर ही, जी 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 ताकि हमारे देश की जनता को रसायन शास्त्र का लाभ मिलता रहे। अब आपके जीवन की आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, हम ये देखते हैं कि बहुत जगह पर बाहर के कंट्रीज में देख लीजिए आप, जैसे जैसे हम एजुकेशन में या लाइन में या अपनी एज के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस का जो एक हॉरिजन है वो बहुत वाइडन और डीपर जाता है। तो जो भी हमारा रेस्पेक्टिव फील्ड है, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कहीं मुझे एज बाउंड या एज बेस्ड कहीं ऐसी थिंकिंग हो रही है। बार बार ऐसा लग रहा है कि जो डिसिप्लिन मैंने इनिशिएट किया, अपना इन्वेंशंस या जो अपने एक्सपर्टाइज, उसको कैसे तरह से नए डायमेंशन तक और नई बॉटम लाइन और नई हाइट तक लेके जाना है, सो दैट द जैसे मानसिंग इक्वेशन में सर्विस मीटर आपने बताया, जी जी, और फ्रीक्वेंसी केमिस्ट्री भी एक जबरदस्त है। तो कैसे इनको जन जन तक ले है, जैसे अभी आपने बोला चाइना का एग्जांपल दिया पेटेंट का, हमारी कंट्री से भी कुछ पहले निकलते थे क्योंकि डिवोशन था, सबके अंदर डिवोशन था, लर्नर के अंदर, और जो टीचर थे उनके अंदर डिवोशन था। आज उनको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं अपनी इनोवेटिव चीजों से, उसकी जरूरत है, उसके लिए थोड़ा टाइम डिवोट करना चाहेंगे। अब एक और बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं? जी जी जी, क्योंकि हम दोनों बहुत नजदीक हैं। जी 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 जी, कर लूं ये प्रश्न? प्लीज सर। एन आउटस्टैंडिंग टीचर, excellent researcher, innovator of Mansingh Service Meter, जी, with 242 publications, guided about 50 PhD theses and more than that MPhil thesis. क्या कारण है? आजकल जब 0 वाइस चांसलर्स बन रहे हैं देश में, प्रोफेसर मानसिंह जी किसी यूनिवर्सिटी के मुझे वाइस चांसलर दिखाई नहीं दे रहे। ये मेरे दिल की एक पीड़ा है और जानना चाहूंगा, कृपया स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपका सवाल जो है काफी स्ट्रेट भी है, सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि ये चीज है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, मुझे भी कुछ सोचने को ऐसा मिला कि जब हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रीम होती है जो कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए, रात दिन करने के लिए, कुछ नए माइलस्टोन एस्टैब्लिश करने के लिए, और टीचर स्टूडेंट्स के अंदर एक इंस्पायर करने के लिए। अभी ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी उसको डेवलप करते रहते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, कि किस तरह से, कहां उनका कितना डिवोशन हुआ होगा अपने प्रोफेशन में, कितना उन्होंने ऑनेस्टी के साथ वो प्रोफेशन किया होगा, क्योंकि वो जो है लगातार दे रन आफ्टर द अपॉर्चुनिटी, दे रन आफ्टर, जबकि ये कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया उसको यूज कर सकती है, लेकिन अभी मेरिट की जरूरत है, जो मुझे ऐसा लगता है नटशेल में आपके तो मतलब मेरिट बेस पे सारे वीसी बन रहे हैं। नटशेल में मैं कहना चाहूं, कहीं जो है मेरिट कंसीडरेशन मिसिंग हो रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी का टॉप लीडर, टॉप एकेडमिशियन होना चाहिए जो इंस्पिरेशन दे पाए, वो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत है कि हम उसको रीथिंकिंग करें। बहुत सुंदर बात कही है आपने। इस देश की पीड़ा शिक्षकों के लिए यही सबसे बड़ी हो सकती है कि एक व्यक्ति जो एक एक्सीलेंट टीचर है, 8 पार इन एक्सीलेंट टू रिसर्च, वेरी गुड टीचर, डिवोटेड रिसर्चर, इनोवेटर, वो दरकिनार करके किसी पॉलिटिकल फेस को जब सामने लाया जा सकता है, तब आप 2047 तक विकसित भारत नहीं बना सकते। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं आशा करता हूं मानसिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे, और आप यदि कुछ कहना चाहें जो मैंने 2047 की बात की। नहीं बन सकता, मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं, नहीं बन सकता।
देखिए साहब, आपने बड़ी बात बोली है। आज जो मेरी ड्यूटी है, आज जो मेरा फ्रेमवर्क है, आज जो मेरे स्टूडेंट मेरे सामने है, मुझे आज उनको शेप अप करना है। कल ठीक है, अच्छी बात है, बड़े बड़े नारे देना मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को ही हमें फाउंडेशनली रूप में लेके जाना है। प्रेजेंट में जो हमारे सामने हमारे बच्चे हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स हैं, हमें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन देना है कि ऑटोमेटिकली से 2047 नहीं 2000 कुछ भी आ जाए, वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी फाउंडेशनल स्ट्रांग हो जाए जो हम टाइम बाउंड नहीं है, हम मेरिट बाउंड है। बहुत सुंदर बात कही। यदि हमारे राजनेता ये जो शब्द इन्होंने कहा, मेरिट बाउंड, द पर्सन ऑन द टॉप पोजीशन मस्ट बी हीरो नॉट जीरो। अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज जीरोज आर हीरो एंड हीरोज आर जीरो। इन अंत के दो दुखद शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर मान सिंह जी का, एक आदर्श शिक्षक, आदर्श रिसर्चर, हृदय के अंत्यकरण से आभार प्रकट करता हूं। आपने समय निकालकर और मेरी इस कुटिया पर आकर इस वीडियो के माध्यम से कई विद्यार्थियों, कई शिक्षकों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। फिर मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी आपके साथ एक नया पॉडकास्ट बनाने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, प्रोफेसर